नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईएएस पीसीएस एकेडमी में। और पीसीएस जे की जो परीक्षा 12 फरवरी को होने वाली है, उसका ये विधि शास्त्र यानी जूरिस्प्रूडेंस का ये लास्ट और फाइनल लेक्चर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले हम स्टार्ट करें, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विधिक अधिकार का सिद्धांत है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, हित सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लिखा है कि विधिक अधिकार को दो मुख्य सिद्धांत कौन से हैं। तो विधिक अधिकार के दो मुख्य सिद्धांत हैं, इच्छा और हित सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत विधिक अधिकार से संबंधित है। तो हित सिद्धांत विधिक अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत विधिक अधिकारों से संबंधित नहीं है। तो सामाजिक मान्यता सिद्धांत। बाकी यह विधिक हित से संबंधित सिद्धांत है, आप इसको देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गलत उत्तर बताइए। तो ऑप्शन सी है यहाँ पर एक विधिक अधिकार की निम्नलिखित विशेषता है। तो विधिक अधिकार का विषय सदैव एक जीवित व्यक्ति होना चाहिए। तो यह क्वेश्चन यहाँ पर यह गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विधिक अधिकार का तत्व नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, विधिक उपचार विधिक अधिकार का तत्व नहीं है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ 7 नंबर कह रहा है कि विधिक अधिकार से संबंधित निम्न में से कौन सा सिद्धांत इहरिंग द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तो हित सिद्धांत इहरिंग द्वारा प्रतिपादित किया गया है, तो हित इहरिंग, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विधिक अधिकार का लक्षण नहीं है। तो अधिकार का नवीन, ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सही उत्तर को इंगित कीजिए। तो यहाँ पर होगा एक एक व्यक्तिबंधी अधिकार है। तो यहाँ पर है एक ऐसा हित है जो केवल निश्चित व्यक्तियों के विरुद्ध उपलब्ध है। यहाँ पर ऑप्शन ए होगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संपूर्ण विश्व के विरुद्ध एक सुरक्षित हित को कहा जाता है। तो लोकलक्षी अधिकार, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वबंधी अधिकार प्राप्त होता है निम्न में से किसके विरुद्ध। तो प्रत्येक व्यक्ति के विरुद्ध, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सही उत्तर को इंगित कीजिए। तो यहाँ पर बी हो जाएगा सही। एक सर्वबंधी अधिकार संपूर्ण विश्व के विरुद्ध संरक्षित एक हित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक अधिकार जो बिना किसी अपवाद के वैध है कहलाता है। तो आत्यंतिक अधिकार, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आ पर बा का 500 रुपया मियाद वर्जित कर्ज है। बा का 500 रुपये का दावा। तो यहाँ पर हो जाएगा ए, अपूर्ण विधिक अधिकार के रूप में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर लिखा है कि अवधि बाधित ऋण है। तो अपूर्ण अधिकार, ऑप्शन बी। सही उत्तर दीजिए कि निम्नलिखित मतों में से कौन सा संपत्तिक अधिकार का एक उदाहरण है। तो किराया पाने का अधिकार, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने कहा कि मेरे साथ अधिकार विधि की एक संतान है। एक प्राकृतिक अधिकार, एक ऐसा पुत्र है जिसका कभी कोई पिता नहीं रहा। तो जेरमी बेंथम ने कहा था ऐसा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने कहा कि अधिकार विधि के द्वारा मान्यता प्राप्त और संरक्षित हित है। इहरिंग, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने परिभाषित किया है कि अधिकार विधि के नियम द्वारा मान्यता प्राप्त और संरक्षित हित है। तो ऑप्शन बी होगा सामंड। नेक्स्ट क्वेश्चन। विधिक अधिकार एक हित है जो विधिक विधि द्वारा मान्यता प्राप्त है और विधि द्वारा संरक्षित है, ऑप्शन सी। ए एंड बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अधिकार युक्तता के नियम द्वारा मान्य और संरक्षित एक हित है। यह ऐसा हित है जिसका सम्मान करना कर्तव्य है और जिसकी अवहेलना एक दोष। यह कथन है, तो यह कथन है सामंड का, ऑप्शन डी हो जाएगा। गेविर्थ के अनुसार मानव बोधन्माद योजना का अभिष्ट शिकार न बनाए जाने का अधिकार एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर मानव अधिकार, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्यक्ति तत्वार्थ है जिसके अधिकार एवं कर्तव्य लक्षण हैं। यह किसने कहा था। तो यह कहा था सामंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किसने अधिकार को
तुरुप का पत्ता माना है? तो डावार्किन ने अधिकार को तुरुप का पत्ता माना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एकमात्र अधिकार जो मनुष्य का हो सकता है, यह सदैव अपने कर्तव्य को करने का अधिकार है, यह कथन है। तो यह ड्यूगिट का कथन है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसने अधिकार की अवधारणा को अनैतिक और समाज के हित के विरुद्ध के रूप में स्वीकार किया? तो ड्यूगिट ने ऐसा कहा था, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, यह किसने कहा कि एकमात्र अधिकार जो व्यक्ति धारित कर सकता है वह कर्तव्य करने का अधिकार है? तो यह भी ड्यूगिट ने कहा था, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकमात्र अधिकार जो मनुष्य का हो सकता है वह सदैव अपने कर्तव्य को करने का है, कहा? तो ड्यूगिट ने कहा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा कि एकमात्र अधिकार जो एक व्यक्ति के पास रहता है वह है सदैव अपने कर्तव्य का निर्वहन करने का अधिकार? तो काम्टे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकार वह क्षमता या शक्ति होती है जो दूसरे या दूसरों से कृत्यों या कुछ करने के विरत रहने की यथावत उपेक्षा करती है। निम्नलिखित में से किसने अधिकार की उपयुक्त व्याख्या की है? तो यहाँ ऑस्टिन ने की है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहेंगे कि अधिकार का चार विधिक सहवर्ती के रूप में विश्लेषण किसके द्वारा किया गया? तो हाहफेल्ड द्वारा किया गया, हाहफेल्ड द्वारा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, हाफेल्ड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता का सहवर्ती है? तो अधिकारहीनता या दावाहीनता, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अधिकार अपने विभिन्न रूपों में और उसके सहवर्ती नीचे दिए गए हैं, उनमें से गलत जोड़े को बताइए। तो उन्मुक्ति, ऑप्शन डी गलत है। उन्मुक्ति विशेषाधिकार, ये गलत है। तो यहाँ पर व्याख्या में हम देख लेंगे। हाफेल्ड ने विधिक अधिकार संबंधी विभिन्न धारणाओं को उनकी सहवर्ती तथा विपरीतार्थी धारणाओं से संबंध किया है। हाफेल्ड के अनुसार उन्मुक्ति का सहवर्ती निर्योग्यता होगी, ना कि विशेषाधिकार। चलिए यहाँ पर ये भी देख लेंगे कि कौन सा अधिकार जहाँ पे है, कर्तव्य, स्वतंत्रता, अधिकारहीनता, शक्ति, दायित्व, यानी कि सिर्फ यह गलत है, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अधिकारों के विभिन्न रूपों में अपने सहवर्ती के साथ नीचे दिया गया है, निम्नलिखित जोड़ों में गलत जोड़े को इंगित कीजिए। तो आपने ये देखा, तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, उन्मुक्ति। अधिकार, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, अधिकारहीनता, शक्ति में दायित्व आता है और उन्मुक्ति यहाँ पर लाभ नहीं होगा। उन्मुक्ति का देख लेंगे। लिखा है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म विधिक सहसंबंधी हैं? तो शक्ति, तो यहाँ पर सहसंबंधी हैं। तो उन्मुक्ति, निर्योग्यता, ऑप्शन डी सही होगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन विधिगत सहवर्ती नहीं है? तो शक्ति, निर्योग्यता, यह सहवर्ती नहीं है, ऑप्शन डी। बाकी यह सब सहवर्ती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित विधि शास्त्रियों में से किसने अधिकारों एवं कर्तव्यों का प्रसिद्ध विश्लेषण किया? तो हाफेल्ड ने किया, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा कि कर्तव्य आचरण का एक आदेशात्मक प्रतिमान है? तो डाइसी ने कहा था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विधि कर्तव्य का लक्षण नहीं है? तो कर्तव्य की विषय वस्तु, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्टिन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक कर्तव्य निरपेक्ष कर्तव्य नहीं है? तो एक व्यक्ति के प्रति कर्तव्य निरपेक्ष कर्तव्य नहीं है, ऑप्शन बी होगा यहाँ पर सही। नेक्स्ट देखेंगे कि यहाँ पर हम इसको सही से पढ़ नहीं पा रहे हैं, एक मिनट, इसका किताब से देखेंगे। हाँ, यहाँ पर लिखा है कि काम चलाओ ढंग से कहा जाए तो कर्तव्य एक कार्य है जिसे व्यक्ति को करना चाहिए, एक ऐसा कार्य जिसका विलोम एक अपकार होगा। कर्तव्य की यह परिभाषा निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई है? तो यह सामंड के अनुसार दी गई है, मगर यहाँ सामंड नहीं है, तो इस क्वेश्चन को हम छोड़ देंगे। इसको आप चाहे तो पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यह विचार कि कतिपय कर्तव्य निरपेक्ष है निम्नलिखित में से किसके द्वारा समर्थित है? तो यह ऑस्टिन के द्वारा समर्थित है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस विधि शास्त्री के अनुसार चार प्रकार के निरपेक्ष कर्तव्य होते हैं, जैसे कि स्वयं के प्रति कर्तव्य, अनिश्चित शक्तियों के प्रति कर्तव्य, संप्रभु के प्रति कर्तव्य तथा उसके प्रति कर्तव्य जो मानव प्राणी नहीं है? तो जॉन ऑस्टिन ने यह कहा था,
ऑप्शन सी हो जाएगा। किसके अनुसार 4 प्रकार के आत्यांतिक कर्तव्य होते हैं, अर्थात अपने प्रति कर्तव्य, अनिश्चित व्यक्तियों के प्रति कर्तव्य, संप्रभु के प्रति कर्तव्य तथा ऐसे व्यक्तियों के प्रति कर्तव्य जो मनुष्य नहीं है। तो यह भी ऑस्टिन ने, यह रिपीटेड क्वेश्चन है और इस बार भी आने की संभावना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑस्टिन ने निम्नलिखित कर्तव्यों में से किस श्रेणी को आत्यांतिक कर्तव्य में सम्मिलित किया? तो यहाँ पर सी हो जाएगा, 1, 2, 3। तो अनिश्चित व्यक्तियों के प्रति कर्तव्य, अपने प्रति कर्तव्य, संप्रभु के प्रति कर्तव्य, माता पिता के प्रति नहीं। तो 4 अगर एलिमिनेट कर देंगे तो आप अपने आप ही सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर एक सूची दी है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो चलिए इसमें देख लेंगे कि इसका सही आंसर क्या है। तो इसका जो सही आंसर है वह है डी, और इसको छोटा करेंगे और हम इसको मिला लेंगे। यहाँ पर ऑप्शन डी सही है, तो ए का हो जाएगा 4। तो यहाँ पर लिखा है पूर्ण एवं अपूर्ण अधिकार, तो यहाँ पर लागू होने पर बल देना। नेक्स्ट देखेंगे, बी में कह रहा है कि बी का यहाँ पर 3 होगा। तो सकारात्मक तथा नकारात्मक अधिकार, अन्य पर प्रभाव पर बल देना। C1 संपत्तिक तथा वैयक्तिक अधिकार, आर्थिक मूल्य पर बल देना। और डी का हो जाएगा 2 सर्वबंधी अधिकार एवं व्यक्तिबंधी अधिकार, प्रवर्तन के क्षेत्र पर बल देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और यहाँ नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विधिक व्यक्ति है? तो मूर्ति विधिक व्यक्ति है, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन एक विधिक व्यक्ति है? तो मूर्ति, ऑप्शन ए। रिपीटेड क्वेश्चन है, निरंतर अभ्यास करते रहें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 50 में आप देखेंगे कि ऑप्शन सी सही नहीं है, क्योंकि एक हिंदू देवी देव प्रतिमा का धर्मदाय में लाभकारी हित होता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन विधिक व्यक्ति नहीं है? तो मस्जिद विधिक व्यक्ति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मंदिर में भगवान शिव की मूर्ति, तो 52 का हो जाएगा यहाँ पर बी, विधिक व्यक्ति है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से एक विधिक व्यक्ति होता है? तो भारत का राष्ट्रपति, भारत संघ, यह दोनों विधिक व्यक्ति हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन विधिक व्यक्ति है? तो लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश विधिक व्यक्ति है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नांकित में से किसको विधिक व्यक्ति नहीं कहा जा सकता? तो एक कोश को विधिक व्यक्ति नहीं कहा जा सकता, एक मूर्ति विधिक व्यक्ति है, एक मत व्यक्ति विधिक व्यक्ति है, एक निगम विधिक व्यक्ति है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निगम है एक विधिक व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किसने विधिक व्यक्ति को परिभाषित किया है कि यह एक अस्तित्व है जिस पर अधिकार एवं कर्तव्य आरोपित किए जाते हैं? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ग्रे ने यह परिभाषित किया है। निम्नलिखित में से कौन निगमित व्यक्ति का सिद्धांत नहीं है? इच्छा सिद्धांत, ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सा सिद्धांत विधिक व्यक्तित्व से संबंधित है? तो कल्पनार्थ सिद्धांत और कोष्ठक सिद्धांत, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर सी सही नहीं है, विधिक व्यक्ति सदैव मिथकी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत निगमित व्यक्ति से संबंधित नहीं है? तो हित सिद्धांत विधिक व्यक्ति से संबंधित नहीं है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। निगमित व्यक्ति के यथार्थवादी सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला था? तो गियार्के था, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा निगमित व्यक्ति का सिद्धांत नहीं है? तो हित सिद्धांत निगमित व्यक्ति का सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक व्यक्तित्व का सिद्धांत नहीं है? तो हित सिद्धांत, ऑप्शन सी। नेक्स्ट। निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा एक निगमित व्यक्ति के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन डी होगा, हित सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नीचे दी गई किस अवधारणा से ब्रैकेट सिद्धांत संबंधित है? तो विधिक व्यक्तित्व के सिद्धांत से ब्रैकेट सिद्धांत संबंधित है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
वास्तविक व्यक्तित्व केवल मानव प्राणियों से ही संबंधित हो सकता है। राज्य, निगम, संस्थाएं व्यक्ति तथा अधिकारों के कर्ता नहीं हो सकते, वरन ऐसे माने गए हैं जैसे कि वह व्यक्ति हो। न्यायिक व्यक्तित्व ठोकर मारने के लिए कोई शरीर नहीं रखता, ना ही शापित करने के लिए कोई आत्मा। यह परिकल्पना निम्न में से निगमित व्यक्ति के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो हाफेल्ड के सिद्धांत से संबंधित है, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कोष्टक का सिद्धांत संबंधित है तो विधिक व्यक्तित्व से, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, विधि शास्त्र में कोष्टक ब्रैकेट सिद्धांत जिस विषय से संबंधित है वह है विधिक व्यक्तित्व, ऑप्शन सी। कल्पना सिद्धांत निम्नलिखित कल्पना संकल्पनाओं में से किस एक से संबंधित है? तो यहाँ पर होगा विधिक दायित्व, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ 71 नंबर क्वेश्चन को हम किताब से पढ़ लेंगे और यहाँ 71 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सैवनी द्वारा विधिक व्यक्तित्व की व्याख्या करने के लिए प्रस्तावित किया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन बी होगा काल्पनिक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लिखा है निम्नलिखित की विधिक स्थिति का सही उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर भी ऑप्शन बी होगा। यहाँ पर लिखा है अजन्मे व्यक्ति का कर्तव्य की दशाओं में विधिक व्यक्तित्व होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यह किसने कहा कि अजन्मे शिशु का विधिक अस्तित्व नहीं होता क्योंकि वह अधिकार रहित होता है? तो यह कहा है पैटन ने, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से किस वाद में भारत के उच्चतम न्यायालय ने निर्णित किया कि गुरु ग्रंथ साहिब एक विधिक व्यक्ति है? तो यहाँ पर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी बनाम सोमनाथ दास, ऑप्शन बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रीवी काउंसिल ने किस मामले में अभी निर्धारित किया कि मस्जिद ना तो वाद दायर कर सकती है ना ही इसके विरुद्ध वाद दायर किया जा सकता है क्योंकि विधि की दृष्टि से वह कृत्रिम व्यक्ति नहीं है? तो यह आपका हो गया यहाँ पर ऑप्शन बी मस्जिद शाहगंज बनाम शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन विधिक व्यक्ति नहीं है? तो एक मस्जिद विधिक व्यक्ति नहीं है। बाकी यह सारी आप देख लीजिए। दुर्गा भगवती की मूर्ति, केरल राज्य, एक पंजीकृत सोसाइटी विधिक व्यक्ति हैं। निम्नलिखित में से किस वाद में न्यायालय ने निगमित व्यक्तित्व का पर्दा हटाया? तो डैमलर कंपनी बनाम कॉन्टिनेंटल टायर कंपनी वाद में, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निगमित व्यक्तित्व का अवगुठन या घूंघट को उठाने का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था? तो सोलोमन बनाम सोलोमन में, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित मामलों में कौन विधिक व्यक्ति से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा रे इनरी कोहेन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है एकल निगम की अवधारणा के संबंध में किसने कहा कि जीवित व्यक्ति आता है जाता है परंतु विधि की यह कृति सर्वदा एक रहती है? तो यहाँ सामंड ने कहा था, ऑप्शन बी। एकल निगम के प्रत्यय के संबंध में यह कथन कि जीवित व्यक्ति आता है जाता है परंतु विधि की यह कृति सर्वदा एक रहती है किसका है? तो यह सामंड का है, ऑप्शन बी। आप इसी तरह अगर बार बार रिपीटेड क्वेश्चन आएंगे तो यह भी आपको रट जाएंगे। समष्टि निगम का गलत उदाहरण है? तो भारत का राष्ट्रपति समष्टि निगम का गलत उदाहरण है। भारतीय रिजर्व बैंक, जयपुर विश्वविद्यालय, नगर निगम अजमेर, यह सब सही उदाहरण हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इंग्लैंड में सम्राट की विधिक स्थिति क्या है? तो वह एकल निगम है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर एक सूची दी है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो चलिए हम लोग मिला लेते हैं और यहाँ पर यह ए सही हो जाएगा इसका। तो देखेंगे एक अटूट प्रयोजन का सिद्धांत, वृंदा। B4 कोष्ठक का सिद्धांत, एहरिंग। C3 कल्पितार्थ का सिद्धांत,
सामंड और यथार्थवादी सिद्धांत गीवार्के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ एक दिया हुआ है कथन और कारण। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के विरुद्ध न्यायालय में वाद दायर किया जा सकता है क्योंकि यह एक विधिक व्यक्ति है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा। ए ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। चलिए यहाँ पर देखेंगे लोक निगम संपत्ति को अर्जित कर सकता है और उसे रख सकता है। कारण लोक निगम का सृजन एक परिनियम के द्वारा होता है और यह परिनियम उसे विशिष्ट विधिक व्यक्तित्व प्रदान करता है। तो यहाँ पर भी ए सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। स्वामित्व के संदर्भ में सर हेनरी मेन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। तो यहाँ पर जो प्रतिपादित किया गया है सामुदायिक दायित्व का सिद्धांत, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नांकित में से यह किसने कहा था कि स्वामित्व एक निश्चित वस्तु पर ऐसा अधिकार है जो उपयोग की दृष्टि से अनिश्चित, व्यय की दृष्टि से अनिर्बंधित और अवधि की दृष्टि से असीमित है। तो यहाँ ऑस्टिन हो जाएंगे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन से ऑस्टिन द्वारा स्वामित्व की दी गई परिभाषाओं में सम्मिलित है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी 2, 3, 4। उपभोग की दृष्टि से अनिश्चित, अवधि की दृष्टि से असीमित और वस्तु का स्वामी के रूप में धारण करने का आशय। किसी वस्तु पर पूर्ण नियंत्रण यह नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सभी मामलों में स्वामित्व की विषय वस्तु एक अधिकार होता है। निम्न में से किस विधि शास्त्री का उपयुक्त विचार मत था। तो सामंड का यह मत था, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। स्वामित्व किसी वस्तु पर पूर्ण नियंत्रण है, यह कथन है। तो यह है हॉलैंड का, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वामित्व किसी पदार्थ पर संपूर्ण रूप से नियंत्रण है, यह परिभाषा दी गई। तो आप जानते हैं हॉलैंड के द्वारा, ऑप्शन बी। 2016 यूपीसीजे में आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसने कहा कि स्वामित्व एक व्यक्ति और एक चीज जो स्वामित्व की विषय वस्तु है के बीच के संबंध को प्रकट करता है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉन सामंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। तो स्वामित्व व्यक्तिक विधि एक संस्था है, यह सही नहीं है, ऑप्शन डी। ये 95 क्वेश्चन है। लिखा है कि स्वामित्व विभिन्न अधिकारों का उसी तरह समुच्चय है जिस तरह बाल्टी में रखा पानी अलग अलग बूंदों का संग्रह है। यह किसने कहा था। तो यह कहा था हफेल्ड ने, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ लिखा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा डी। यहाँ पर सभी कथन गलत हैं, माफ़ कीजिएगा, सभी कथन सही हैं। तो यहाँ पर एक एक कथन हम पढ़ लेंगे। स्वामित्व एक ऐसा संबंध है जो व्यक्ति और स्वामित्व की विषय वस्तु के बीच होता है। स्वामित्व व्यक्ति और उसमें निहित किसी अधिकार के बीच का संबंध है। 3 में लिखा है स्वामित्व अधिकारों का समुच्चय है। और 4 में लिखा है स्वामित्व लोक विधि की एक संस्था है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और 97 में लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर ए वाला सही नहीं है कि स्वामित्व में पदार्थों के भौतिक नियंत्रण की शक्ति होती है किंतु उपयोग की नहीं, उपभोग की नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लिखा है यदि किसी आवश्यक तत्व के कारण विहितकारी तथ्य अभी अपूर्ण है परंतु भविष्य में पूर्ण होने योग्य हैं तो ऐसा स्वामित्व होता है। तो सम्मिश्रित स्वामित्व होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा स्वामित्व का गुण नहीं है। तो केवल अधिभोग का अधिकार, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन स्वामित्व की परिधि में नहीं आता। कब्जे से हटाने का अधिकार, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा स्वामित्व का गलत वर्गीकरण है। तो सीधा और मध्यस्थ स्वामित्व, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखेंगे। गलत को इंगित करिए। स्वामित्व का निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। तो यहाँ पर मध्यवर्ती और तत्कालिक स्वामित्व, यह गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
103 में कह रहा है कि किसी वस्तु के कब्जे वाले व्यक्तियों के पास असली मालिक को छोड़कर पूरी दुनिया के खिलाफ बेहतर हक होता है। इस सिद्धांत को निम्नलिखित में से किस वाद में दृष्टांकित किया गया है? तो यह किया गया है आपका, यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा 103 का हो जाएगा ए, अरमारी बनाम डेलामायर में, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसी खोई हुई वस्तु पर उसे पाने वाले का उस वस्तु के वास्तविक स्वामी को छोड़कर संपूर्ण विश्व के विरुद्ध अधिकार सर्वप्रथम निम्नलिखित वादों में किसमें स्थापित किया गया? तो 104 का यहाँ पर होगा ऑप्शन ए, ब्रिजेज बनाम हक्सवर्थ में, ऑप्शन ए। यहाँ पे इसको हम पढ़ लेंगे। ब्रिजेज बनाम हक्सवर्थ के बाद में यह निर्णित हुआ कि किसी खोई वस्तु पर उसे पाने वाले का उस वस्तु के वास्तविक स्वामी को छोड़कर संपूर्ण विश्व के विरुद्ध अधिकार प्राप्त होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि स्वामित्व के साथ 3 आवश्यक अधिकार होते हैं? कब्जे का अधिकार, उपभोग का अधिकार और व्ययन का अधिकार। तो यह किस वाद में किया गया? तो यह किया गया के नायर बनाम कोसी अलेक्जेंडर वाद में, ऑप्शन बी था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कौन सा सिद्धांत संपत्ति की संकल्पना से जुड़ा हुआ नहीं है? तो यथार्थवादी सिद्धांत संपत्ति की संकल्पना से नहीं जुड़ा है। नेक्स्ट ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किसने कब्जे के सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? तो फ्रीडमैन ने नहीं किया, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सही उत्तर को इंगित कीजिए। कब्जा का आवश्यक तत्व है तो कब्जाधीन वस्तु एवं अधिपत्य का आशय दोनों ही, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अभिकर्ता या सेवक के मध्य से कब्जा उदाहरण है? तो यहाँ पर उदाहरण है व्यावहित कब्जा का, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नांकित में से किसने कब्जे की 2 संकल्पनाओं अर्थात तथ्यतः कब्जा और विधितः कब्जा को अस्वीकार कर दिया और सत्यतः तथा तथ्यतः कब्जा की एक संकल्पना को स्वीकार किया? तो सामंड ने, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सामंड के अधिकार के अनुसार विधिक कब्जा है तो एक मिथ की संकल्पना है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कब्जा का सही वर्गीकरण नहीं है? तो प्रत्यक्ष कब्जा एवं अप्रत्यक्ष कब्जा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाद कब्जा से संबंधित नहीं है? तो लंदन स्ट्रीट ट्रामवेज कंपनी बनाम LCC, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कब्जा 2 तत्वों से बनता है, कब्जाधीन वस्तु व एवं अधिपत्य का आशय। निम्नलिखित में से किसने उपवर्णित कथन कहा? तो सेवेनी ने कहा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसने प्रतिपादित किया है कि अधिपत्य का आशय कब्जे का एक आवश्यक तत्व है? तो यहाँ पर सेवेनी हो जाएंगे, ऑप्शन ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जब हम एक व्यक्ति के संबंध में कहते हैं कि उसका कब्जा है तो हम प्रत्यक्षतः इस बात की पुष्टि करते हैं कि उसके बारे में कतिपय वर्ग से समस्त तथा सत्य है, और हम प्रत्यक्षतः या विवक्षित रूप से यह बताते हैं कि विधि उसे स्थिति का लाभ प्रदान करेगी। कब्जे की यह व्याख्या किसने दी? तो यहाँ पर हो जाएगा होम्स ने, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कब्जे की संकल्पना का एक महत्वपूर्ण तथ्य है अभिरक्षा, जिसका अर्थ है कब्जा धारण करने वाले को अन्य के द्वारा हस्तक्षेप का अपवर्जन करने का आशय। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर बी वाला कथन सही है। तथ्यतः कब्जा उसी स्थिति में संभव होता है जब किसी व्यक्ति का वस्तु पर तात्कालिक प्रत्यक्ष नियंत्रण होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जब मध्यवर्ती कब्जा अंतरित किया गया हो तथा तात्कालिक कब्जा अंतरित के पास ही रहे तो कब्जे के आन्वयिक परिधान की यह रीति कहलाती है? तो यहाँ पर 119 का ए होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल पजेसोरियम, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ लिखा है कि जब कब्जे का अर्जन आन्वयिक परिधान द्वारा किया जाए तो यह निम्न प्रकार का हो सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा देख लेंगे हम लोग।
ऑप्शन सी है यहाँ पर सही। तो 1, 3, 4, तो यानी कि ट्रेडिशियो ब्रोवी मानू, और यहाँ पर 3 है एटोनमेंट, और 4 में कॉन्स्टिट्यूशनल पेजोसोरियम, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 121 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कब्जा अर्जित करने का तरीका नहीं है? तो अर्जन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर एक सूची दी हुई है और सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, और इसका जो सही आंसर है वो है ए। चलिए हम इसको मिला लेंगे। यहाँ पर ए का 2 हो जाएगा। मालिक अपना माल एक अभिकर्ता के पास जमा करता है, तो यहाँ पर हो जाएगा व्यवहित। फिर B1 क्रेता दुकानदार से पुस्तकें खरीदता है, अव्यवहित। और C4 स्वामी द्वारा पहनी हुई घड़ी, मूर्त। और लेखक का अपनी पुस्तक पर प्रतिलिपि अधिकार, अमूर्त, इंटेंजिबल, टेंजिबल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ 123 नंबर में कह रहा है कि ए द्वारा अपने स्वामित्व के माल को बी की अनुमति से बी के मकान के कमरे में रखा गया था। कमरों पर ए के अभिकर्ता द्वारा तालाबंद किया गया, जिसने चाबियों को ए की अनुमति से ए की पति एच को दिया। कमरे का कब्जा था, तो यहाँ पर हो जाएगा ए के पास, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सही उत्तर दीजिए। यहाँ पर लिखा है कि किसी अन्य की संपत्ति पर, राज्य की संपत्ति पर नहीं, एक प्रतिकूल कब्जा स्वायत्व प्रदान करता है यदि यह जारी रहता है तो 12 वर्ष तक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में निम्नलिखित अधिनियमों में से कौन सा अधिनियम कब्जा की रक्षा करता है? तो यहाँ पर हो जाएगा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 और अंतर्विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963, यह दोनों, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित वादों में कौन सा कब्जे से संबंधित है? तो यहाँ उपर्युक्त में से सभी। तो आप देख लीजिए, गैरी बनाम ग्रीन, एल्कोना बनाम रोजर्स और हिबर्ट बनाम मैककियरन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वाद कब्जा से संबंधित है? तो यहाँ पर 127 का हो जाएगा बी एंड सी दोनों, मैरी बनाम ग्रीन और आर बनाम हेंडरसन, बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कौन कब्जा को मूर्त और अमूर्त कब्जा के रूप में विभाजित करता है? तो सामंड, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर एक सूची दी हुई है इस प्रश्न में, और सूची को दूसरी सूची से मिलाना है, तो इसका ऑप्शन होगा डी सही। तो यहाँ पर ए का 3 विधिक व्यक्तित्व कोष्ठक सिद्धांत, B4 इच्छा सिद्धांत विधिक अधिकार, C2 कब्जा पदार्थ का कब्जा और धारणाशय कब्जा 2 हो जाएगा, और CD1 तो इतिरोक्ति पूर्ण निर्णय का सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक दूसरा क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें भी यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, और इसको मिला लेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इच्छा सिद्धांत विधिक अधिकार, B3 यथार्थ सिद्धांत विधिक अधिकार, C2 घोषणात्मक सिद्धांत पूर्ण निर्णय, और धारणाशय कब्जा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और ये इसमें जो सही आंसर है वो है डी, और इसको भी हम लोग मिला लेंगे। तो यहाँ पर लिखा है KM होकार्ट, तो डी का 4A4, तो किंग एंड काउंसलर, B3 JM लाइटवुड द नेचर ऑफ पॉजिटिव लॉ, शायद ये पुस्तकें हैं इनकी, और C2 KR पोपर द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज, और D1 WT स्टेस द फिलॉसफी ऑफ हीगल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और यह थे क्वेश्चन सारे समाप्त हो गए। तो पूरा ज्यूरिस्प्रूडेंस जितना घटना चक्र में था आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कर दिया गया है। अब आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप वीडियो को देखें, 2-3 बार फुल स्पीड पे लगा के रिवाइज करिए, जिससे कि आपकी सफलता और
महत्वपूर्ण होने पाए और नज़दीक आप सफलता के पहुंचने पाएँ। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और जो लोग पीसीएसजे की तैयारी कर रहे हैं उन तक इसको ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।